नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के सामने एक मांग रखी, जिस पर एक्शन लेते हुए एनसीपी चीफ ने सुनील तटकर और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल सुले ने ट्वीट कर कहा था कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने 2 जुलाई को पार्टी संविधान और नियमों का सीधा उल्लंघन किया, जो पार्टी की सदस्यता से परित्याग और अयोग्यता के समान था, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं शरद पवार से अनुरोध करती हूं कि वे तत्काल कार्रवाई करें और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संसद सदस्यों के खिलाफ भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिका दायर करें। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को दिए अपने इस पत्र में लिखा है कि बागी हुए 9 विधायकों को समर्थन देने का 2 सांसदों का यह फैसला पार्टी अध्यक्ष की अनुमति के बिना और सभी सदस्यों को विश्वास में लिए बिना लिया गया है कि दल बदल पार्टी अध्यक्ष की जानकारी या सहमति के बिना इतने गुप्त तरीके से किए गए थे, जो पार्टी छोड़ने के समान है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उक्त संसद सदस्य अब एनसीपी के उद्देश्यों और विचारधारा से सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र में कल रविवार को आया सियासी भूचाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि प्रदेश में अब नेता विपक्ष पद को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। खबर है कि एनसीपी में टूट के एक दिन बाद ही कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष पद के लिए दावा पेश कर दिया गया है। कांग्रेस नेता बालासाहेब थारोट का कहना है कि जिसके पास संख्या ज्यादा है उसकी तरफ से ही नेता विपक्ष बनाया जाएगा। विपक्ष में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है। हमारे विधायक पार्टी में बरकरार हैं। 2019 में हमारे पास 44 विधायक थे, अब हमारे पास 45 हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद की मांग करेगी और कल इस मुद्दे पर हमारी एक बैठक भी होगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी मजबूत होकर उभरेगी क्योंकि जनता का समर्थन एमवीए के साथ है। कल हम आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और एमवीए की बैठक भी जल्द ही होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को एनसीपी ने जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, लेकिन अब आज सोमवार को कांग्रेस ने दावा किया है कि इस पद पर उनका अधिकार है। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कल रविवार को हुए घटनाक्रम और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। बता दें, इस बैठक की जानकारी राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने दी। पाटिल ने कहा कि बैठक बुधवार को दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में होगी। एक पार्टी के रूप में एनसीपी एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करती है। बता दें कि 5 जुलाई को एनसीपी के लोक प्रतिनिधि और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में अजीत पवार और उनके समर्थक भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल पार्टी में बगावत के बाद एनसीपी ने अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। 5 जुलाई तक जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले इंतजार करेंगे। 5 जुलाई की इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि नोटिस किसे भेजना है। महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक में कांग्रेस पर तंज कसा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि महाराष्ट्र में कल के चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू हुई सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। उद्धव गुट ने दावा किया है कि शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार जल्द ही सीएम शिंदे की जगह लेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति को भी गंदगी में डाल दिया है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार सौदा मजबूत है। दावा किया गया है कि पवार वहां डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सेना के बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य ठहराया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। यह नया विकास राज्य के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य में ऐसी कोई राजनीतिक परंपरा नहीं है और इसे लोगों का समर्थन कभी नहीं मिलेगा। मराठी दैनिक ने दावा किया है कि अजीत पवार की कलाबाजी वास्तव में मुख्यमंत्री शिंदे के लिए खतरनाक है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता का दावा है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं।
वहीं अब उनके इस दावे को लेकर जेडीयू में टूट की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब जेडीयू में भगदड़ मचेगी, लेकिन नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया है, चाहे नीतीश जो कर ले तो भी एनडीए में वापसी नहीं होगी। देखिए, बिहार में बगावत की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में किसी विधायक या सांसद को मिलने का 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया है। सांसद लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब वह प्रत्येक विधायक और सांसद को आधा आधा घंटा समय दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है और तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जेडीयू का विधायक या सांसद ना तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के पक्ष में है और ना ही तेजस्वी यादव को। असल में कई सांसदों को लग रहा है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछली बार उनको 17 सीट मिली थी, क्या इस बार वह इतनी सीट जीत पाएंगे? इस बार 5 से 10 सीट से ज़्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। सांसदों को लग रहा है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद उनका क्या होगा। सारे लोग अपना भविष्य अंधकारमय में देख रहे हैं, इसलिए भगदड़ की स्थिति है। विधायक और सांसद दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अपना यह निर्णय वापस लेते हैं कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे, तो यह एक अलग स्थिति होगी। सही में पार्टी में टूट की स्थिति है। देश के बड़े कारोबारियों में से एक अनिल अंबानी का आज ईडी ने फेमा के एक केस में बयान दर्ज किया। खबरों के मुताबिक अनिल अंबानी आज सुबह 10 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। सूत्रों के मुताबिक यह उनकी कंपनियों में निवेश से जुड़ा ताज़ा मामला है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपए की कथित कर चोरी के मामले में अंबानी को राहत देते हुए आयकर विभाग से उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार को ये रिपोर्ट 10 जुलाई तक देनी है। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट देने को कहा। अदालत ने पूछा है कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कितने रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, कितने हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं अब इस मामले पर 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वहीं पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया था कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही, जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मणिपुर के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हिंसा में कोई कमी नहीं हो रही और अब तक 110 लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक आवेदन दाखिल किया है जिसमें ताज़ा हालात स्पष्ट हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।